Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SEU Spoken English in Urdu. In this video, you're going to learn 4 easy ways to improve and expand your vocabulary. And very effectively, you can learn English vocabulary by following these 4 ways, 4 tips. So let's get started. इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप 4 ऐसे तरीके सीखेंगे कि जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो आप प्रॉपरली इंग्लिश वोकेबलरी को इफेक्टिवली जो है वो लर्न कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक वो आपको याद रहेगी। बहुत इजी है, बस आपने ठान लेनी है कि आपने करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और साथ में सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन राइट अवे मिल जाएगी। तो चलें बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है, जो पहली टिप है आपके लिए, वो है रीडिंग। रीडिंग, द मोर यू रीड, especially the books, articles, news, any kind of literary work that you enjoy reading, the more words you'll be able to expose to. मतलब ये है, जितना ज़्यादा आप कोई भी लिटरेचर, कोई भी स्टफ, कोई भी बुक वगैरह, कोई भी आर्टिकल आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे अपनी डेली लाइफ के अंदर, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आप नई से नई वोकेबलरी को फाइंड कर सकें और उसको याद कर सकें और उसको समझ सकें। यहाँ मैं रीडिंग की बात वोकेबलरी के लिए इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आपको किसी ने वोकेबलरी निकालने के लिए रीडिंग का तरीका पहले ना बताया हो। तो वोकेबलरी निकालने के लिए मैं रीडिंग का तरीका इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली इंसान वही चीज़ें रीड करता है जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, और वोकेबलरी भी आपको वही याद करनी चाहिए जो आपकी डेली कन्वर्सेशन के अंदर आपके काम आए। ज़ाहिरी चीज़ है, जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप आराम से इजीली घंटों-घंटों रीड आउट कर सकते हैं। इसलिए कोई भी आप एसे रीड कर रहे हैं, कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, कोई भी नॉवेल रीड कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर रीडिंग, ट्राई टू टेक आउट सम वोकैब्युलरी फ्रॉम देयर। आपने एक सेंटेंस पढ़ा, आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया, और उसमें सेंटेंस इसलिए समझ में नहीं आया, आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका पता है, ग्रामेटिकल उसकी फॉर्मेशन पता है कि क्या-क्या उसका फॉर्मूला है, व्हाटएवर। बट एक वर्ड है जो कि कन्फ्यूजिंग था, आपने उस वर्ड को उसी वक़्त याद कर लेना है। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि वो आपको ईज़िली याद इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप बाकी जो ऊपर और नीचे यानी उससे पहले की लाइन्स आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा कि बात चल क्या रही है। अब जब आप इस वर्ड को याद करेंगे तो एक तो इसका आपको यूज़ का एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये मैंने यूज़ किस जगह पर करना है, ठीक है? और किस-किस सिनेरियोज़ के अंदर ये यूज़ हो सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि चूँकि आपको एक इंटरेस्ट लेवल है आपका उस चीज़ के पढ़ने में, तो इसलिए भी वो आपको मज़ा आएगा उसको याद करने में ईज़िली। तीसरी चीज़ कि वो चीज़ इंटरेस्टिंग भी है और आपने एक स्टोरी की तरह उसको याद कर लिया। स्टोरी के अंदर आपने उसको जब रीड आउट करते हुए याद कर लिया उसका मीनिंग राइट अवे, तो वो आपको देर तक याद रहेगा। ठीक है? तो द मोर यू रीड, द मोर वर्ड्स यू विल बी एबल टू एक्सपोज़ टू। टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, न्यूज़ में, व्हाटएवर जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर जो है रीडिंग करें और वहाँ से वोकैब्युलरी निकालें। दिस विल एक्सपैंड योर नॉलेज एज़ वेल एज़ योर वोकैब्युलरी. As you read and uncover new words, use a combination of attempting to derive meaning from the context of the sentence as well as from looking up the definition in a dictionary. मतलब जब आप एक वर्ड आपको याद हो गया, ठीक है? तो अब आप उसको, आपको जो पहले से अल्फाज आपको याद हैं, आप उन अल्फाज के ज़रिए उनके साथ मिलाकर उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएँ, मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएँ। एक तो आपने उसका यूज़ पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, आपको याद रह गया, लेकिन आप जितने ज़्यादा उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाते रहेंगे साथ-साथ, उसकी डेफिनिशन पढ़ने के बाद, मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि डेफिनिशन पढ़ने के बाद, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, इसके ऊपर मैं भी आ रहा हूँ। तो जितने ज़्यादा आप उसके सेंटेंसेस बनाते रहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ आर कि वो उतनी देर तक आपको याद रहेगा। बिल्कुल मेरी इस बात को आप गौर से समझ लें। आपने रट्टा लगा लिया एक वर्ड के ऊपर, ये आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन याद रह सकता है, उसके बाद याद हो सकता है भूल जाएँ आप। 1 हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद आप उस वर्ड का मीनिंग भूल जाएँ। लेकिन जब आप उसको इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाएँगे, अगेन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उस टॉपिक के ऊपर आप उस वर्ड को लेकर के सेंटेंसेस बनाएँगे, तो वो सेंटेंसेस आपको कहीं न कहीं दिमाग में याद रह जाएँगे। 10 सेंटेंस भी अगर आप एक वर्ड के बनाते हैं, तो कोई ना कोई एक सेंटेंस ऐसा रहेगा जो हमेशा आपके दिमाग में क्लिक करता रहेगा उस वर्ड को लेके। देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट वर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेफिनेशन,
सेकंड पॉइंट हमारा है, सेकंड टिप फॉर यू, डेफिनेशन. Whenever you learn a new word, do not memorize it with your native language meanings only. First, learn its definition in a standard English dictionary so that you can get the exact idea to use it correctly. Learn the pronunciation when you learn the new word. And it's always a good idea to look for an antonym or synonym. दूसरा पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड अगर आप याद कर रहे हैं तो आप उसको डायरेक्टली सिर्फ उर्दू से इंग्लिश में या इंग्लिश से उर्दू में याद मत कर लें. इससे वो खाली वर्ड आपको याद हो जाएगा लेकिन उसका एग्जैक्ट यूसेज आप कभी भी नहीं सीख सकेंगे, और हो सकता है कि कल को आप उसको गलत जगह यूज़ कर रहे हो और अगर आप किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं तो उसको आपकी बात ही समझ में नहीं आए. नेटिव स्पीकर यानी जिसकी मादरी ज़बान है. अगर आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं तो उसको आपकी बात समझ में ही नहीं आएगी कि अगर आपने एक वर्ड इंग्लिश टू उर्दू खाली याद किया था और उसकी इंग्लिश डेफिनेशन नहीं देखी थी या उसका इंग्लिश मीनिंग नहीं देखा था आपने, तो आपको वो नहीं समझ पाएगा. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी. उर्दू में लफ्ज़ है मारना. अब इसको इंग्लिश के अंदर इसके लिए 3 अल्फाज आते हैं. किल भी आता है, ठीक है, हिट भी आता है और बीट भी आता है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से याद कर लें कि मारना किल का मीनिंग है, ठीक है, या हिट को याद कर लें, और हिट वाली सिचुएशन के अंदर अगर आप किल को लगाकर बयान करें किसी अंग्रेज के सामने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि भाई उसने मेरे भाई को मारा, सही है, ही किल्ड माय ब्रदर. जबकि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उसने मेरे भाई की फॉर एग्जांपल सिर्फ पिटाई करी, मतलब लड़ाई हुई, पिटाई वगैरह करी, इस तरीके से मारा, उसने उसकी जान नहीं ली, कत्ल नहीं किया. तो यहाँ पर आप अगर कह दें ही किल्ड माय ब्रदर, जो नेटिव स्पीकर है वो ये समझेगा कि आप कह रहे हैं कि उसने आपके भाई का कत्ल कर दिया. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. इसलिए आपको जब भी आप कोई वर्ड याद करें इंग्लिश में, सबसे पहले उसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें कि उसके क्या क्या यूसेजेस हैं. अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड के अंदर एक वर्ड याद कराऊंगा और मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से याद करना है, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द वीडियो एंड्स. दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन के पॉइंट के साथ, कि आपको जैसे ही आपने कोई नया वर्ड याद किया उसकी सही प्रोनाउंसिएशन भी आप चेक कर लें. किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट के ऊपर आपको ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी, और भी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपको अमेरिकन एक्सेंट के अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की मिल जाएगी. सो जो सभी आप एक्सेंट सीखना चाह रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी वेबसाइट से एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन याद कर लें, क्योंकि एक मर्तबा अगर आपने शुरू में ही गलत प्रोनाउंसिएशन याद कर ली तो बाद में उसको सही करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपको वो गलत ही आपके जहन में बैठ जाएगी, आपकी ज़बान के ऊपर रट जाएगी. And it's always a good idea to look for an antonym or synonym. यानी जब आप कोई एक इंग्लिश वर्ड याद करें तो कोशिश करें कि उससे रिलेटेड उसके जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स हैं वो भी याद कर लें. ये भी एक अच्छा तरीका है किसी वर्ड को देर तक याद रखने के लिए. या फिर ऐसी सिचुएशन में कि जब आप वो वर्ड भूल जाएं और अपनी बात कहना चाहें तो उससे रिलेटेड सेम मीनिंग वाले किसी वर्ड से आप अपनी बात अदा कर दें. सिनोनियम कहते हैं एक जैसे वर्ड्स को, अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, जो सिमिलर वर्ड होते हैं किसी एक वर्ड के, और एंटोनियम कहते हैं अपोजिट्स को, यानी कि जो मुतजाद वर्ड होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ. फॉर एग्जांपल हेट अगर आपने याद किया तो साथ में आप जो है वो लव भी याद कर लें. लव आपने याद कर लिया मतलब प्यार करना, मोहब्बत करना. हेट आपने याद कर लिया यानी नफरत करना. अब हेट के साथ आप डिसलाइक भी याद कर लें कि कभी अगर आप हेट भूल जाएं तो आप डिसलाइक के जरिए, उसका मतलब भी होता है कि किसी से नफरत करना, हेट का मतलब भी होता है किसी से नफरत करना. हेट भूल जाए तो आप डिसलाइक यूज कर लें, और डिसलाइक अगर आपने याद किया है वो भूल जाए तो आप हेट यूज कर लें, और साथ में उसका अगर आप एंटोनियम भी याद रखें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. Third point that we have here is practice. Speak out loud the new words as many times as you can. This will make your brain familiar to the new word and train your tongue as well to pronounce correctly. जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ें, ऑब्वियसली जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रीडिंग करके आपने निकालना है, तो ऑब्वियसली वो आपने पढ़ा है, पहले कहीं सुना नहीं होगा, अभी आप उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लिया, आपने पहली मर्तबा सुन लिया, अब उसको अपनी ज़बान पे जारी रखने के लिए आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ेगा, रिपीटेडली उसको बोलना पड़ेगा, बुलंद आवाज़ से आप उस वर्ड को बोलते रहेंगे. तो ये हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है. हमारा ब्रेन जिस तरीके से वर्क करता है तो उसमें ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल एक मेथड है कि आप ज़ोर ज़ोर से बोलें किसी चीज़ को, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी के साथ जो है ना ब्रेन उसको
पिक करना शुरू कर देता है और आप वो वर्ड याद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि आप रिपीट करें, मतलब इतना रिपीट करें उस चीज़ को, उस वर्ड को, कि वो आपकी देर तक आपके जहन में बैठ जाए। रिपीट कैसे करना है? आप सेंटेंसेस बनाएं, आप कन्वर्सेशंस करें, उस वर्ड को रोजमर्रा की कन्वर्सेशंस के अंदर किसी भी बहाने से अगर उस वर्ड से रिलेटेड कोई जुमला बन सकता है, आप वो जुमला बना लें। ठीक है? आप अपने जिस वक़्त मैंने जैसे आपको बताया आप वो वर्ड याद कर रहे हैं, तो राइट अवे आपने उसके 10-15 सेंटेंसेस बना लेने हैं। आप चाहे उसको वर्बली बनाएँ, चाहे आप उसको लिख करके बनाएँ, जो सा भी मेथड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वर्क करता है जो आपके लिए ज़्यादा, आप वो फ़ॉलो करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेंटेंसेस बनाएँ। यहाँ मैं आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा हूँ कि अगर आप कोई नया वर्ड याद कर रहे हैं, जो वर्ड मैं भी आपको वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, वो वर्ड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप उसके कमेंट्स के अंदर उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अगर आपने सही सेंटेंस बनाया है, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, गलत बनाया है तो मैं आपको वहाँ बता दूँगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उस वर्ड को रिपीट करने के लिए एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर उसको नोट्स होते हैं मोबाइल के अंदर, आप नोट करके लिख लें, ठीक है? और हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप उस वर्ड को देखते रहें। उस वर्ड को और उस वर्ड के मीनिंग को देखें और जैसे ही देखें पढ़ लें। या मोबाइल का अगर आपका स्क्रीन सेवर है, आप एक वॉलपेपर बना लें, जल्दी से एक इमेज बना लें लिख के एक नोट, उसको एज़ अ स्क्रीन सेवर अपने मोबाइल के ऊपर लगा दें। वो दिन में 10 मरतबा आप अपना स्क्रीन सेवर देखते हैं मोबाइल का, जैसे आप यूज़ नहीं कर रहे होते, वो पॉपअप होगा, आपको वो वर्ड बैठ जाएगा। पूरा दिन में एक वर्ड ऐसा चिपक जाएगा आपके ज़हन में कि वो शायद सालों भी आपके ज़हन से ना निकले। तो बहुत सारे इसमें तरीके हैं, मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एक अच्छी तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से वोकैबुलरी याद करने के लिए। अब चलते हैं अपने आज के वर्ड के ऊपर। वर्ड ऑफ द डे, वोकैब ऑफ द डे, दैट इज बज, BUDGE। ये वर्ब है, ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव मतलब कि इसको किसी सिचुएशन में अपने बाद ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट हो जो इस वर्ब को फॉलो करे, और इंट्रांजिटिव भी है कि बगैर ऑब्जेक्ट के भी, ये बगैर मफऊल के भी ये वर्ब बन जाता है, अपना मीनिंग दे देता है। ठीक है? तो देखें, सबसे पहले आपने इसके इंग्लिश मीनिंग को पढ़ लेना है और उसके डिफरेंट मीनिंग से इसका एग्जैक्ट जो यूसेज है उसको समझ लेना है कि किस जगह पर ये किस-किस जगह पर किस-किस तरीके के मीनिंग से दे सकता है। तो पहली डेफिनेशन इंग्लिश के अंदर जो इसकी आ रही है वो है टू मूव स्लाइटली और बिगिन टू मूव, यानी थोड़ा बहुत किसी चीज़ को हिलाना, हल्का सा किसी चीज़ को हिलाना, ठीक है? उसको एक जगह से या दूसरी जगह के ऊपर सरकाना, हिलाना हल्का सा, ठीक है? एग्जाम्पल इन्होंने दी है, ही स्टेप्ड ऑन द गैस बट द कार डिडंट बर्ज। सेकंड डेफिनेशन जो हमारे पास है इस वर्ड के हवाले से वो है टू चेंज वंस ओपिनियन और स्टेटेड पोजीशन। मतलब किसी और बंदे को उसके ख्याल से, उसके नज़रिए से हटाना, जिसको आप उर्दू मुहावरे में कहते हैं कि किसी को टस से मस करना। कहते हैं ना भाई ये तो अपनी बात से टस से मस नहीं होता, तो ये वर्ड वहाँ भी यूज़ हो सकता है। एक बहुत यानी कि अच्छा सा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो आगे ऐसे नीचे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही वुडंट बज ऑन हिज डिसीजन, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा या वो अपने फैसले से टस से मस नहीं होगा। दोनों इसकी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है? इन्होंने भी एग्जाम्पल दी है, वंस हर फादर हैड नो ही वुडंट बज। एक मर्तबा अगर उसके बाप ने कह दिया नहीं, तो फिर वो अपने फैसले से नहीं हटेगा, वो उससे पीछे नहीं हटने वाला, टस से मस नहीं होने वाला अपनी बात से, ठीक है? The third meaning is to cause to move, begin to move. It took three of them to budge the rock. मतलब है, तीसरा मतलब इसका ये है कि किसी भी चीज को हटाना उसकी जगह से, किसी चीज को हटाने का सबब बनना, किसी भी चीज को हटाने का सबब बनना। इट टुक थ्री ऑफ देम टू बज द रॉक, यानी कि तीन बंदे सबब बने या तीन बंदे लगाने पड़े इस पत्थर को यहाँ से हटाने के लिए। इट टुक थ्री ऑफ देम टू बज द रॉक फ्रॉम हेयर। जुमले को मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ। इट टुक थ्री ऑफ देम टू बज द रॉक फ्रॉम हेयर, मतलब तीन बंदे लगाने पड़े इस पत्थर को यहाँ से हटाने के लिए। फोर्थ मीनिंग दैट वी हैव हेयर इज to cause someone to reconsider or change an opinion, decision or stated position। यानी किसी बंदे को उसका जो अभी का फैसला है उस फैसले के ऊपर रिकंसिडर करने के लिए आमादा करना।
किसी को अपना फैसले के मुतालिक दोबारा सोचने के ऊपर आमादा करना, और चेंज एन ओपिनियन, या यही कि वो अपना नज़रिया, अपना ख्याल, अपना फैसला वो बदल ले। स्टेटेड पोजीशन यानी जो हालिया पोजीशन है उसकी, ठीक है, जो उसकी करंट पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है, उसकी जो हालत वगैरह है वो उसको चेंज कर ले। तो अपने हाल अहवाल को कोई बंदा चेंज कर ले, उसके ऊपर किसी को आमादा करने के लिए भी, यानी कि कोई टस से मस नहीं हो रहा, उसको अपना फैसला बदलने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। दे कुडंट बच द लॉयर, यानी कि वो लॉयर को टस से मस नहीं कर सके, या उसको दोबारा इस मुतालिक सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर ने अपने दलाइल दिए और उन्होंने आगे से उसको काउंटर किया उन दलाइल के ऊपर, ठीक है, और वो उस लॉयर को अपने उस लॉयर के दलाइल से हटने के ऊपर मजबूर नहीं कर सके। अगेन वही हटना, पीछे हटना, या टस से मस होना, वही अल्फाज घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन उसका जो यूज है वो जरा चेंज है। तो अब आप समझ गए कि बज का वर्ड जो है वो आप चार जगहों के ऊपर यूज कर सकते हैं, चार डिफरेंट मीनिंग के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। उर्दू में इसके आप कई अल्फाज के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं, सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। हटना, सिरकना, टलना, सरकाना, हिलना, खिसकना, टस से मस होना। ही वुडेंट बज ऑन हिज डिसीजन, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद वर्ड्स के साथ। वर्ड ऑफ द डे की मैं सोच रहा हूँ कि बाकायदा सीरीज़ चलाऊँ। ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये तरीका अगर आप फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं वर्ड ऑफ द डे के नाम से भी एक पूरी सीरीज़ चलाने का सोच रहा हूँ। आपके इंटरेस्ट की देर है। कमेंट्स में आपने सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि बज से रिलेटेड आपको मैंने 4-5 जुमले यहाँ पर अभी बता दिए हैं। मज़ीद आपने अपने जुमले बज से रिलेटेड बनाने हैं। आप चाहें तो उसकी उर्दू भी लिख सकते हैं कि मैंने ये इस उर्दू की ये इंग्लिश बनाने की कोशिश की है। देन आई विल करेक्ट यू देयर इफ यू हैव मेड द राइट सेंटेंस और नॉट। एंड इन द एंड प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके बताएं, वीडियो शेयर करना ना भूलें, एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।